नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। एक बार फिर आपका स्वागत है मिड डे टॉक में। आज हम मिड डे टॉक में बात करेंगे उन 3 बड़ी खबरों की जिन खबरों ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को, मध्य प्रदेश की सामाजिकता को एक हलचल सी मचा दी है। सबसे पहले बात होगी, भोपाल में एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका इनॉग्रेशन किया है। एआई को लेकर के जिस तरह सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह सरकारें बड़े संजीदा हो रही हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश में इस तरह की राजधानी भोपाल में इस तरह का कार्यक्रम होना अपने आप में अद्भुत था, लोगों की उत्सुकता का विषय था और उसमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी बातें की, उन पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगा, आरएसएस का समर्थन किया है बाबा बागेश्वर जी ने। आरएसएस के शताब्दी समारोह पर पूरे सब जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और बाबा बागेश्वर जब हिंदू सम्मेलन में पहुंचे तो उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। बाबा का कहना है कि अगर आरएसएस नहीं होता तो आज हिंदू सुरक्षित नहीं होता। निश्चित रूप से उन्हें संघ की तारीफ करने वाला, संघ के बारे में कुछ कहने वाला माना जा सकता है, लेकिन चूंकि ये बयान बाबा बागेश्वर का है, बागेश्वर धाम के मुखिया का है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी तह, इसकी भनक, इसकी हनक पूरे देश में गूंजेगी और वो हो रही है। और उसके साथ ही हम ग्वालियर चलेंगे और ग्वालियर में देखेंगे कि वहाँ पर राज्य परिवहन निगम पहले ही बंद हो चुका है। उसके बाद जो बसें चला करती थी, अब सरकार ने, प्रशासन ने नया डिसीजन लिया कि 15 साल पुरानी बसें नहीं चलेंगी, उनको रोक दिया गया, उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उन हजारों लोगों को जो ग्वालियर से भेड़, मुरैना, लाहार, गोरमीत जाया करते थे, उनको दिक्कत हो गई, हजारों लोग परेशान हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तीनों खबरों पे। एक ऐसी खबरें जो आपको दिन भर संचालित करेंगी, आपके दिमाग पर असर करेंगी, आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहे एआई इम्पैक्ट की। एआई इम्पैक्ट वो रीजनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि एआई के मुद्दे पर, एआई इम्पैक्ट कैसा होगा, एआई कैसे काम करेगा, एआई का इम्पैक्ट क्या होगा, एआई पे कैसे काम किया जा रहा है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रोग्राम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि एआई का उपयोग जन कल्याण के लिए होगा तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने जो वहाँ पर तमाम छात्र आए थे, नई जनरेशन जो थी, उससे भी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आखिर वो बच्चे क्या चाहते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री, चूँकि उस पीढ़ी में बहुत डिफरेंस है, दोनों पीढ़ियों में अंतर है, तो मुख्यमंत्री ने उनसे समझने की कोशिश भी की कि कैसे किया जाए। आपको एक सुनवाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या है। ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज, ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है जो एआई नीति लाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि पीढ़ियों का भी अंतर है, सोच का अंतर है, प्रशासनिक व्यवस्था का अंतर है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्रों से बातचीत भी की, उनको समझाया कि हम क्या करने जा रहे हैं और बच्चों से समझने की कोशिश की कि नई जनरेशन, जो एआई जमाने की जनरेशन है, वो क्या चाहती है। और उसी आधार पर निकला कि एक नई रणनीति बनाई जाएगी, नई पॉलिसी बनेगी और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला बहुत सारे राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में पहला राज्य होगा। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप लगातार कार्यक्रम में जुड़े होते हैं। मैं संदीप के पास चलता हूं। संदीप, आज जो कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से आपने बहुत सारे कार्यक्रम कवर करते हैं, आज आपको लगा कि एक अलग ढंग का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें मूल मुद्दा क्या निकला? जी बिल्कुल, देखिए अजय जी, ये मूल मुद्दे की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आज स्पेस टेक जो नीति थी उसकी लॉन्चिंग हुई है और इस स्पेस टेक नीति के तहत जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसमें काम किया जाएगा। इसके साथ में जो है आर्थिक रूप से कैसे एआई को जो है जीवन में बदलाव आएंगे, चाहे कृषि क्षेत्र की बात की जाए, फार्मा सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर की, सभी जगह एआई का इस्तेमाल जो है वो अब
हो रहा है। आंगनबाड़ियों के बच्चों के डाटा से लेके जो मेडिकल सुविधाएं हैं, चाहे वो कोई भी टेस्ट की बात की जाए, सब जो है एआई के माध्यम से अब होंगी। और इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ही एआई को मिशन के तौर पर लेने की बात कही। और एआई जो नीति है मध्य प्रदेश की, उसका खाका भी जल्दी खींचा जाएगा। चूंकि ये जो समिट हो रही है, इसमें तमाम तरह की जो देश और दुनिया से जुड़े हुए एआई सेक्टर के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अपने अपने जो एआई को लेकर उनके अनुभव हैं वो साझा कर रहे हैं। संदीप थोड़ा सा ये समझाइए कि ये एआई इम्पैक्ट में हो क्या रहा है, कार्यक्रम क्या है, क्योंकि आम आदमी की समझ से परे होता है एआई और एआई का ऐसे इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, क्या उसमें किस तरह के लोग आए हैं और क्या उसमें मैसेज देना चाहते हैं वो, संदीप? जी बिल्कुल, देखिए एआई का तकनीक का उपयोग जो है अब पूरी तरह से, जैसे अजय जी समग्र आईडी एक परिवार की होती है जिसमें पूरे परिवार का डाटा रहता है, इसी तरह से एआई का उपयोग भी अब जो है सभी सेक्टर्स में और सभी विभाग एआई का उपयोग करेंगे। और जो ब्यौरा होगा एआई उसको परिष्कृत करेगा, किसी भी व्यक्ति का या फिर जो डाटा रहेगा परिवार का, या फिर जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उनके साथ में एआई कैसे जो है उनको और बेहतर तरीके से जो कुशल शासन होता है, जो जन कल्याणकारी नीतियां होती हैं, उनमें कैसे और बेहतर तरीके से सामने आए। और एआई एक ऐसा आज वो टेक्निक बन गई है। और आज अजय जी एक बात सीएस ने भी महत्वपूर्ण करी कि आने वाले समय में जो सभी विभाग हैं मध्य प्रदेश के, वो एआई के माध्यम से आम लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से आगे जो है वो उनका लाभ ले सकते हैं, कौन पात्र हैं कौन अपात्र हैं, सब चीजें जो है एआई के माध्यम से सभी विभाग जो है अपने अपने पोर्टल में डालेंगे। और इसके तहत जो है जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जो भी तकनीक है, वो सभी के साथ में जुड़ जाएगी। और इसके लेकर एमओयू भी साइन किए गए हैं, कई कंपनीज यहाँ पर पहुंची है। बात की जाए चाहे सेना के ड्रोन सिस्टम की बात की जाए, चाहे एम्स की बात की जाए, और अगर इसके अलावा बात की जाए तो सरकारी क्षेत्रों के अलावा निजी क्षेत्रों की भी बहुत सी कंपनियां जो है वो यहाँ पहुंची हैं। और इसमें सबसे अहम बात युवा एआई का भी एक और नया वर्जन युवा एआई, इसके लिए जो है पहल करने की बात इसमें कही गई। बहुत बढ़िया संदीप, अगर निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में एआई टेक्निक बहुत बेहतर ढंग से काम करेगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्य सचिव जी ने कहा है, उससे साफ स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में एआई टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए शासन और प्रशासन दोनों उच्च स्तर पर काम करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, उसमें और जो फैसले निकलेंगे और जो योजनाएं बनेगी, रणनीतियां बनेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे शाम को। लेकिन अब अगली खबर की ओर। अगली खबर हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी होता है। बागेश्वर महाराज पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम का ऐसा बखान है, ऐसी चर्चा है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई जगह हो जहां पर कोई बागेश्वर जी को न जानता हो या बाबा बागेश्वर के बारे में बात न करता हो। वो बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस अगर नहीं होता तो हिंदू आज सुरक्षित नहीं होता। आरएसएस का होना, आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। पिछले 100 साल से आरएसएस की जन्म शताब्दी बन गई है, 100 साल पूरे हो गए हैं और इस 100 साल में आरएसएस को लेकर जो चर्चाएं पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहेंगी, वो आज भी होती हैं। और ऐसे में किसी पीठाधीश्वर का, सर्वमान्य किसी हिंदुत्व के संत का अगर बयान आरएसएस के समर्थन में आता है तो बड़ा बदलाव होता है। हम आपको सुनवा सकते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम ने कहा क्या है। सकल हिंदू समाज को जोड़ने के लिए निश्चित रूप से एक बात तो हम बहुत बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहते हैं, भारत में स्वयं सेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान, जी की परंपरा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि देश की सियासत में, देश के सामाजिक ताने बाने में एक बड़ा तहलका मचाने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग
हिंदुस्तान में रह कर के भी आरएसएस के ना तो समर्थन करते हैं, ना आरएसएस की नीतियों से सहमत हैं। इसलिए बाबा के इस बयान पर बवाल तो होना ही है, लेकिन बाबा ने जिस तरह से कहा है वो बड़ा मुद्दा, सोचने का मुद्दा हो जाता है कि क्या सच में आरएसएस ना होता तो आज हिंदू नहीं बचा होता। हम चलते हैं छतरपुर, हमारे साथ कपिल चौरसिया जुड़े हुए हैं। कपिल से मुद्दे बात करेंगे। कपिल, बहुत सारा जो मुद्दा उठता है कि बाबा ने जो कहा है बागेश्वर महाराज, लोकेश चौरसिया जी मेरे साथ जुड़ गए हैं छतरपुर से। लोकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश, मेरा यही सवाल है कि जो बागेश्वर जी ने जिस तरह से कहा, वो तो संत हैं, धर्मगुरु हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया वहां क्या हुई होगी, थोड़ा सा उस बारे में अवगत कराएं। देखिए जी अजय जी, इस बात को समझना होगा कि जो बागेश्वर महाराज हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो जब भी बयान देते हैं तो हिंदुत्व को लेकर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर है। सनातन एकता और हिंदू राष्ट्र को लेकर वह अक्सर बात करते हैं, और किसी भी मंच पर हो वह हिंदू राष्ट्र को लेकर अक्सर बात करते हैं। उनकी बातों में राजनीतिक जो रूप निकलता है वो एक अलग बात है, लेकिन आरएसएस जिस तरीके से काम करता है, मतलब संघ जो काम करता है वो भी हिंदुत्व को लेकर करता है। इसीलिए उन्होंने जो बयान दिया है वो संघ से जोड़कर दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर संघ ना होता तो इतने हिंदू भी ना बचे होते। उसके पीछे का आशय ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से संघ हिंदुत्व को लेकर काम करता है, उसी तरीके से बागेश्वर बाबा भी हिंदुत्व को लेकर काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर वो लगातार प्रयासरत हैं, और इसीलिए उन्होंने ये संघ से जोड़कर बयान दिया है। इसको अगर राजनीतिक रूप से देखें तो ये कहीं ना कहीं संघ की तारीफ करना है, और बागेश्वर महाराज जो हिंदुत्व को लेकर काम कर रहे हैं, यानी कि एक साधु संत है, वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। अगर राजनीतिक रूप पर यहाँ पर कांग्रेस पलटवार करे तो वो ये जरूर कह सकते हैं कि ये भाजपा की तारीफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बागेश्वर महाराज ने स्पष्ट कहा है कि संघ यानी कि आरएसएस, जो जिनका शताब्दी वर्ष हम पूरा देश मना रहा है, और उसी दौरान उन्होंने बड़ा मलेरा के मंच से कहा है कि जिस तरीके से आरएसएस जो है वो हिंदुत्व को लेकर काम कर रहा है, और मैं भी हिंदुत्व को लेकर काम करता हूं, उद्देश्य एक ही है, मकसद एक ही है, सिर्फ जो प्लेटफॉर्म है या ये कहे संगठन है वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की सोच एक ही है। इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर वो अक्सर मुखर होते हैं और इस तरीके के बयान देते हैं, इसलिए उसको अगर राजनीतिक रूप देखा जाए तो वो एक अलग परिभाषा। लोकेश, आप उस कार्यक्रम में मौजूद थे जब बाबा ने ये बात कही होगी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? कल का ये बयान है तो उस समय जो है हिंदुत्व से जुड़े हुए हजारों लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपने मुख से ये बात बोली तो वहां से लोगों की तालियां बजने लगी और जय श्री राम के नारे लगे हैं। वहां पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था कि किसी को ये बात चुभे। हिंदुत्व के लोग थे, संगठन के लोग थे, इसीलिए धर्म को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने ताली बजाकर इस बात का स्वागत किया है। अब जब ये बयान वायरल हुआ तो इसके बाद अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक लोगों की आ सकती हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, जैसा आप भी कह रहे हो और हमने भी देखा है, सुना है कि वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका अपना एक ट्रैक चल रहा है। लेकिन कल के बयान से, इस बयान से जो आरएसएस के कार्यक्रम में उन्होंने दिया, हिंदू सम्मेलन जो भी संघ समर्थित सम्मेलन है, उसमें बयान देकर आपको लगता नहीं है कि बाबा ने आरएसएस को अपने पक्ष में कर लिया ताकि जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है वो आरएसएस के साथ मिलकर के उस ट्रैक पे चल सके? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपने जिस तरीके से उनका एजेंडा है और आरएसएस का एजेंडा है लगभग सेम, जो ट्रेंड पर है और ट्रैक पर है, वो एक ही ट्रैक पर दोनों लोग चलने वाले हैं। इसलिए इसको मिलाकर जोड़ा जा सकता है कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं और आरएसएस कहता है वो एक ही ट्रैक पर चलने वाले लोग हैं। इसीलिए उनकी तारीफ यहाँ पे की गई है। और बागेश्वर महाराज के इस बयान को लेकर छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड के लोगों की बात करें तो उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बागेश्वर महाराज बात करते हैं उस पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अब पॉलिटिकल जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं तो ये अलग विषय है कि पॉलिटिकल लोग इस बात को लेकर क्या सोचते हैं। ये जब उनकी प्रतिक्रिया आएगी, जब तस्वीरें साफ हो पाएंगी। निश्चित रूप से पॉलिटिकल विषय अलग होंगे लोकेश, लेकिन जैसा कि बाबा बागेश्वर का बयान है, ये मैंने वही से आपसे कहा कि आपकी ये खबर और हमारी ये बातचीत लोगों के दिमाग को झंकृत कर देगी। समाज के एक बड़े खेमे में
उथल पुथल मचाने वाली खबर है ये। सिर्फ बाबा का बयान नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में इसमें एक नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप बने रहिएगा और जो डेवलपमेंट होते हैं पॉलिटिकल सोशल, उस पर नजर बनाए रहिएगा। हम फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। चलते हैं अगली खबर की ओर। मैं ले चलता हूं आपको ग्वालियर। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की बसें पहले ही बंद हो गई हैं, जो आम आदमी के परिवहन की बहुत बड़ी सुविधा हुआ करती थी। अब सहारा बचा है प्राइवेट सेक्टर की चलने वाली बसें। प्राइवेट सेक्टर की बसें हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ की राज्य परिवहन की बसें नहीं हैं वहाँ चला करती हैं। मध्य प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा होता है। ग्वालियर से जुड़े हुए तमाम इलाके जो 100-150 किलोमीटर की दूरी पे, चाहे मुरैना हो, डबरा हो, दतिया हो, भिंड हो, श्योपुर तक जाना हो, आपको लोरमी जाना हो, गोरमी जाना हो, लाहौर जाना हो, आपको एक ही साधन है, वो भी बसें से प्राइवेट सेक्टर की। राज्य सरकार का नियम है कि 15 साल से पुरानी बसें नहीं चल सकती और उस नियम को अमली जामा अचानक पहना दिया गया। तमाम चेतावनियों के बावजूद जब लोग नहीं माने तो राज्य परिवहन निगम के कॉन्ट्रैक्ट में भी जो बसें चलती हैं उनको भी बंद कर दिया गया और निश्चित रूप से उनके बसों के पहिए थम गए, क्योंकि 15 साल पुरानी बसें। लेकिन प्रशासन ने उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की कि जब बसें नहीं चलेंगी लोग कैसे जाएंगे, और लोग परेशान हैं। आइए हम लोगों से सुनवाते हैं लोग किस तरह परेशान हैं। ग्वालियर में परिवहन विभाग ने 15 साल से पुरानी 44 रूटों पर चलने वाली तकरीबन 59 बसों को 2 महीने के लिए उनका जो परमिट है वो रद्द कर दिया है। और इतनी बड़ी संख्या में बसों के परमिट रद्द होने से यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसी बसें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती थी और यात्री उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की सवारी करते थे। अब बसें उस क्षेत्रों की नहीं मिल रही तो कई यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इससे परेशानी होगी। कितना परेशान होंगे आदमी इससे? देखो साहब, देहात में तो कुछ ही गाड़ियाँ चलती हैं, गिनी चुनी गाड़ियाँ। अब डबरा पे है, जैसे मान लो भांडे तो ये आगे पीछे गाड़ियाँ हैं, उनसे निकल जाते। अब देहात में तो गाड़ी गिनी चुनी चल रही है, तो वो उनके परमिट अगर रद्द कर दिए गए है तो उन पे तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी खड़ी कर दी गई है। क्या कहा है, मतलब तो उससे यात्री तो परेशान होंगे ना? यात्री तो परेशान हो रहे हैं। कितने परेशान हो रहे हैं यात्री? कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत सारे। क्यों? मुझे बसों के चक्कर में। अच्छा, परेशान हो रहे हैं। तो परमिट जो रद्द कर दिए उसकी वजह से? हाँ हाँ। तो आपको क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे समय पर बसें नहीं आती है। हाँ। पूर्ण रूप से सुविधा नहीं है, यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है। परमिट मेरे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा जुड़ गए हैं। विनोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा पहला सवाल यही कि आप अभी जिन लोगों से बात कर रहे थे वो बड़े दुखी मन से बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है। आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जो अभी लोग आपसे बता रहे थे उनकी दिक्कतें सुनने वाला, उनकी पीड़ा सुनने वाला वहां कोई है, और क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए त्रिपाठी जी, जब भी कोई इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है और जैसा कि आपको पता है कि मकर संक्रांति पर जो खास करके महिलाएं अपने मायके जाती हैं या अन्य जगह जाती हैं, उनके न्योते होते हैं, तो बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। अचानक परिवहन विभाग ने 59 जो बसें हैं उनका परमिट रद्द कर दिए गए। 2 महीने के लिए उनके परमिट रद्द कर दिए गए हैं और 44 रूट ऐसे हैं जहां पर इन बसों का परिवहन होता था, जिसमें भिंड, लाहौर और जो डबरा, बिकरवार, गोरमी, मुरैना, तमाम ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन बसों का परिवहन किया जाता था। अब वहां लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना तो वहां रेल यातायात है किसी तरह से और ना ही अब बसों का कोई परिवहन वहां पर पहुंच रहा है। तो जो थोड़ी बहुत बसें बची हैं वो अत्यधिक पैसा ले रहे हैं, मनमाने पैसे ले रहे हैं। प्रशासन ने ना तो बस स्टैंड पर कोई टीम खड़ी की है और ना ही प्रशासनिक तरफ से कोई व्यवस्था की गई है। अचानक बसें बंद हो जाने से लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि परिवहन विभाग का ये कहना है कि ये खतरनाक हो चुकी थी। 15 साल से ज्यादा पुरानी बसें अगर चलेंगी, उनके में परिवहन होगा तो उससे यात्रियों की जान भी खतरे में आ सकती है और लिहाजा इसको लेकर उन्होंने 2 माह पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे जो बस संचालक है, लेकिन बस संचालकों ने उस पर कोई अमल नहीं किया और जिसके बाद उनके जो परमिट है वो रद्द कर दिए गए। अचानक रद्द किए गए परमिट से लोगों को पता भी नहीं था। बस स्टैंड पर जब वो पहुंचे तब उन्हें पता चला कि आज तो बस जा ही नहीं रही। तो जो लोग बस स्टैंड पर पहुंचे या तो वो घर के लिए वापस आ रहे हैं या फिर जिन लोगों को बेहद ज्यादा जरूरी है और उनके पास कोई और विकल्प नहीं है वो 3 से 4 घंटे बैठे हुए हैं। अगर कोई बस उनको मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वो यदा कदा जैसे तैसे अपने मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इस तरह के आदेश जारी करने से पहले
पहले प्रशासन ने आखिर कोई व्यवस्था किसी से कोई बात करना चाहिए था स्वाभाविक। पर विनोद जी, मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि ग्वालियर परिवहन विभाग का मुख्यालय भी, मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग का मुख्यालय, यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे आला अफसर ग्वालियर में बैठते हैं, उसके बाद भी इस तरह की घटना होना और समस्या दिख रही हो। जैसा कि आप बता रहे थे, ग्वालियर चंबल अंचल में परंपरा है कि महिलाएं आज मकर संक्रांति के दिन अपने मायके जाती हैं और मायके में ही मकर संक्रांति मनती है, भले 2 मिनट के लिए जाएं, एक परंपरा सी पूरे ग्वालियर अंचल में है। और ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहां परंपराओं का पालन आज भी पूरी शिद्दत के साथ होता है। और ऐसे में अगर परिवहन विभाग के आला अफसरों तो क्या बात पहुंच नहीं पाई, या जो उनका लोकल प्रशासन है वो व्यवस्था कर नहीं पाया, या सबने आंख मूंद दी कि जो हो रहा है होने दीजिए? बिल्कुल सही है, सब आंख मूंद कर बैठे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो या जिला प्रशासन। जबकि नियम ये होता है कि अगर किसी तरह से कोई बस परिवहन बंद करना होता है तो बाकायदा पहले से उसकी जानकारी चर्चा की जाती है और लोगों को बताया जाता है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि ये एक टीम वहां पर एसडीएम स्तर के या तहसीलदार स्तर के लोगों को खड़ा किया जाना चाहिए था बस स्टैंड पर, और संबंधित थाना प्रभारी या कोई पुलिसकर्मी वहां होते। जो इस तरह से लूट खसोट शुरू हो गई है कि जब आपदा में अवसर खोजने की कोशिश की जा रही है, इक्का दुक्का बसें इलाकों में चल रही हैं, उनसे जहां 50 रुपए लगने चाहिए वहां 100 रुपए मांग रहे हैं, जहां 100 रुपए लगने चाहिए वहां 200 रुपए मांग रहे हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, लोग परेशान हैं। और चूंकि जो महिला है उनको जाना है, अपने मायके जाना है या फिर कहीं से और आना जाना है, अन्य यात्री हैं, वो मजबूरी में लुट रहे हैं। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को जो उनके परमिट है उनको सस्पेंड किया है, लेकिन यात्रियों की सुविधाएं तो देखना चाहिए कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी जा रही है आपके द्वारा। विनोद, एक चीज और, विनोद चलिए, प्रशासन ने किया, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 2 महीने पहले उनको नोटिस मिल गया था, तो जो बसों के संचालक लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग राज्य सरकार के परिवहन विभाग से अनुबंधित भी हैं, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की कि 2 महीने में अगर नोटिस मिला तो उसको रिन्यूअल के लिए कोई काम कर लें, या उसका क्या वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है? देखिए, उनकी तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। सब जितने भी बस संचालक हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उनको ये लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, और अपने अपने जो राजनेता हैं उनके पास वो पहुंच गए थे और उनका ये कहना है कि एक बस 50 लाख से 60 लाख रुपए में तैयार होती है और ऐसे में वो दूसरी बस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी आश्वासन कहीं ना कहीं दे दिया गया होगा राजनेताओं द्वारा कि कुछ नहीं होगा, फाइलें चलती हैं, चलती रहेंगी, जो नोटिस आया वो हो जाएगा। लेकिन परिवहन विभाग सख्त हुआ और उन्होंने कार्रवाई कर दी, और जो बस संचालक हैं उन्होंने इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। अब जो बसें खड़ी रहेंगी, इन बसों की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है, उन पर इतना पैसा अब खर्च भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब 15 साल से ज्यादा पुरानी बसें चलाना खतरनाक है और नियम भी है, गवर्नमेंट का नियम है कि इसके 15 साल की पुरानी बसें नहीं चलाई जा सकती। निश्चित रूप से गंभीर समस्या है, और निश्चित रूप से गंभीर समस्या पर विनोद, जैसा कि आप बता रहे, जैसा समझ पा रहा हूं जितना आपके बताने से मैं, कि प्रशासन जिम्मेदार है, साथ ही बस संचालक भी जिम्मेदार है, लेकिन पब्लिक और कम से कम त्योहार के दिन वैकल्पिक व्यवस्था करना किसी भी प्रशासन का नियम होता है, धर्म होता है, उसका कर्तव्य है। नियम, धर्म, कर्तव्य सबको नहीं निभा पाया आपका प्रशासन, उस पर आप नजर बनाए रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इनमें किसी से बात हो सके ताकि हम सवाल दाग सकें, उस सवाल का जवाब दे सके। आप नजर बनाए रखिएगा, फिर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। आज हमने देखा कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, और तीनों जो खबरें हमने आपको दिखाई, तीनों पे हमारे रिपोर्टर के साथ चर्चा की, वो खबरें समाज को दलित करती हैं, समाज के दिमाग को झंकृत करती हैं और एक नई दशा और दिशा की बात करती हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं रोकना चाहूँगा, समय हो गया है, बस आज के लिए यहीं तक। कल फिर किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, जाइएगा मत, देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस।